मंगल गाव। हर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। हम अपने ज्ञान रूपी चरित्र की उन्नति की ओर इस प्रशिक्षण सत्र को ग्रहण कर रहे हैं, और ये श्रृंखला बराबर चलती रहे, इसी भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक जी को आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत उत्साहित हूं मैं कि आज टाइम पे सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ऐसे ही हर बार ज्वाइन कर लो तो टाइम से हम शुरू कर पाएंगे। ठीक है। और आप लोगों को जो नियत कार्य दिया जाता है वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जिन लोगों ने एंकरिंग में भी कमाल किया है। ठीक है। चलिए आज सब बातें होंगी एंकरिंग के बारे में। सबसे पहले तो आप सब जो नियत कार्य करते हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और जो लोग नहीं करते हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बोलना तो नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप सब शिक्षक हैं। आप सबको कुछ बोलना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। पर कितने लोग उत्साहित हैं कि एंकरिंग में पिछली बार बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखा और आज भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा? कितने लोग उत्साहित हैं? आप चैट बॉक्स में डालिए तो मुझे पता चलेगा। गुड। लगभग सब लोग बहुत उत्साहित हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पास पूरा डेटा तो है ही, किसने नियत कार्य किया है किसने नहीं किया है। पर हम जानना चाहते हैं आपके जुबानी, पिछले हमारे सेशन से अब तक जितने भी नियत कार्य दिए गए उसमें से कुछ लोगों ने सारे किए हैं, कुछ लोगों ने एक दो नहीं किए हैं, कुछ लोगों ने तो एक भी नहीं किया है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो कमेंट बॉक्स में डालिए कि मैंने एक नहीं किया है, मैंने दो नहीं किए, मैंने तीन नहीं किया है, मैंने किया ही नहीं है, या मैंने सारे किए हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए, अभिलाषा जी ने तीन नहीं किए हैं, अनामिका जी पूजा पूरे किए, सबके सब किए उन्होंने। अनुराधा जी ने दो नहीं किए, लक्ष्मी जी ने सारे किए हैं। हाँ, ओके। राखी सोनी सारे किए, मैंने सारे किए। रोहिणी जी ने एक नहीं किया। खुशबू जी का एग्जाम था तो वो उन्होंने एक भी नहीं किया। परी जैन जी ने दो नहीं किए। और Vivo V2125, आप अपना नाम पहले रीनेम कर लीजिए तो पता चले कौन है। इन्होंने एक भी नहीं किया। चलिए, जिन लोगों ने सारे किए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने एक भी नहीं किया है उन लोगों को डबल धन्यवाद। क्योंकि क्या होता है कि हम आपको पकड़ पकड़ के काम करवाएंगे ना तो नहीं होगा। आप अपने स्कूल में भी जब बच्चों को होमवर्क देते हैं ना, तो वो लोग, आप देखना, जो लोग होमवर्क करके आते हैं वो लोग ज्यादा होशियार होंगे, वो लोग पढ़ाई में ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और जो लोग करते ही नहीं है वो पीछे रह जाते हैं। वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि जो लोग हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो भेजते हैं, वो लोग आप देखना ईपीएस में भी कंप्लीट होंगे और बहुत अच्छे एंकर भी बनेंगे। पर जो लोग नहीं करते हैं ना, वो लोग सिर्फ सेशन अटेंड करते हैं, नया कुछ जानते हैं, उसे अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए 21 डेज में सारा भूल जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी नई चीज जब आप सीखते हैं तो वो चीज हर रोज आप थोड़ी थोड़ी करके भूलते जाते हैं। और आफ्टर 21 डेज यानी कि 21 दिन के बाद आपने जो कुछ सीखा था सब कुछ आप भूल जाएंगे।
नहीं कब भूलेंगे? जब आप उस सीखी हुई चीज को अपने जीवन में उतारेंगे, उसको आपका हर रोज का जो जीवन है उसका एक भाग बना देंगे, तो वो आपके काम आएगा, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। पर आपने कुछ किया ही नहीं तो आप भूल ही जाओगे, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है? तो मैं इतने बड़े लोगों को अभी क्या समझाऊं? मुझे सिर्फ इतना वादा चाहिए आप सबसे कि नेक्स्ट टाइम, इस हफ्ते से जो भी आपको नियत कार्य दिए जाए, आप सारे करेंगे। क्योंकि जब मैं भी सीखता था ना ये सब कुछ, तो मेरे पास भी बहुत बहाने होते थे। कौन कौन से? एक तो मेरे घर पे मेहमान आ गए थे, दूसरे मैं बाहर था या बाहर थी, तीसरा मेरा एग्जाम था, चौथा कोई बीमार हो गया था घर में, पांचवा मुझे समय नहीं मिला, बच्चे हैरान कर रहे थे। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी हर हर कोई के साथ होती है। पर क्या हम खाना भूल जाते हैं? डेली सुबह शाम दोनों टाइम खाते हैं, चाय नाश्ता भी अगर सुबह करते हैं तो करते ही हैं, उसके लिए हमें टाइम मिल जाता है। पर ये 4 मिनट का जो वीडियो बनाना होता है, उसके लिए मेहमान हमें पकड़ लेते हैं, या मेहमान आते हैं तो हमारा मोबाइल ले लेते हैं, या बच्चे होते हैं तो मोबाइल ले लेते हैं। कितने लोगों का तो क्या होता है, लाइट नहीं थी, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, मेरे मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गया था। नॉर्मली क्या आपके मोबाइल में कभी चार्जिंग खत्म होता है? हम 40% के आसपास मोबाइल आ जाए तो वापस चार्जिंग में रख देते हैं 100% करने के लिए। तो जब हमारा कोई काम होता है उसमें कभी ये कुछ नहीं प्रॉब्लम आता, तो इसी वक्त जब हमको नियत कार्य करने होते हैं तब क्यों प्रॉब्लम आता है? चलिए, ये तो बहुत बहुत बातें हो गई। आप सब मुझे वादा कीजिए कि आज के बाद कोई बहाना नहीं, जो भी नियत कार्य दिए जाए वो नियत कार्य आप करेंगे ही करेंगे। जो लोग ये वादा करते हैं मुझसे, वो लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कि आज से सर हम सब नियत कार्य पूरा करके भेजेंगे, कुछ भी हो जाए। किसी ने डाला नहीं अब तक? जिन लोगों ने किया भी है वो लोग भी डालिए कि हाँ करेंगे। वेरी गुड, अभिलाषा जी, अनुराधा जी, अनामिका जी, पूजा जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप मुझसे अभी वादा कर रहे हैं, पर वादा निभाना होगा। ठीक है? ओके। हमने शुरू किया था इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग से। सर, हाँ एक जी बात बोलिए। बोली। आप भी कमेंट किया करो तो हम लोगों का वर्क करने में मन लगता है। आप कमेंट नहीं करते तो वर्क करने में मन भी नहीं लगता है। मैं कमेंट क्यों नहीं करता, उसके पीछे भी एक कारण है कि अगर आपने एक वीडियो भेजा है उसके ऊपर मैंने कमेंट कर दिया, और दूसरा आपका वीडियो मैंने देखा, तो मैंने जो कमेंट किया था उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि दूसरा जो वीडियो आया उसमें सेम वही गलतियां हो रही है। तो जब अब तक ये जो वो चार सॉल्व मिनट नहीं की होगा ना वीडियो, तब तक मैं आपने नया कोई नहीं। कमेंट नहीं की। सॉरी। जो 4 मिनट की वीडियो थी, तो उसमें आपने कोई भी वीडियो में नहीं किया है, तो हम लोग को ये पता नहीं कि हम लोगों ने क्या गलती की है। मैं आज ही डाल दूंगा उस सारे के बारे में, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और सबका मैं देखने जाऊं ना तो इतना टाइम नहीं होता है, और मेरा मोबाइल में भी मेमोरी फुल हो जाती है। पर फिर भी मैं जितने का बन सकता है उतना देखता ही हूँ। आपका शायद रह गया होगा, वो आज देख लूंगा, आज सबका, आप सबका। और आज शाम 6 बजे से पहले आप सबको मिल जाएगा, ठीक है? पर यस सर। आपको नियत कार्य करना ही करना है। ठीक है? हमने शुरू किया था इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग से। पहले दो हमने इनपुट दिए, उसके बाद एक आउटपुट लिया, और उसके बाद हमने एंकरिंग पे के सफर पे हम निकले। उस पे एक इनपुट दिया है, आज दूसरा इनपुट आपको मिलने वाला है। 2 इनपुट के बाद आपका एक आउटपुट होगा नेक्स्ट वीक। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज प्लीज सर, नीरज जी। आप में से कितने लोगों ने वो आसन रखा है, अपने आसन का नाम रखा है, या सिर्फ ये मैं यहाँ बोल देता हूँ हर बार और आपने किसी ने रखा ही नहीं है? अब तो ये लगा लो दवाई शब्द हल्का भिगोई के अलावा का होता। दीपक जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। नीरज जी,
नेक्स्ट पेज कीजिए ना प्लीज। इसी बात पे मैं था, कितने लोगों ने अपना आसन का नाम रखा है। जिन्होंने नहीं रखा है वो लोग रख लेना, जिन्होंने रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। चलिए इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज प्लीज सर। ओके, तो आज मैंने एक वीडियो भेजा था, दो नहीं भेजे थे, क्योंकि दो वीडियो जब मैं भेजता हूं ना तो बहुत लोग नहीं देखते हैं, एक देखते हैं एक नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। पर आज मैंने एक वीडियो भेजा जो थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने एक ही भेजा है। जितने लोगों ने वीडियो देखे हैं सब लोग आज बताएंगे कि उन्होंने क्या उसमें से तीन चीजें नई सीखी है, क्या थी तीन चीजें जो बताना चाहेंगे। सबसे पहले मेघा जी आप सादर आमंत्रित हैं, पर क्या करना है, आप जो तीन चीजें बोलेंगी बाद में जो लोग बोलेंगे उनको रिपीट नहीं करना है। बहुत सारी चीजें थी, इसलिए बहुत सारी आइटम है बोलने के लिए। तो सबसे पहले मेघा जी सादर आमंत्रित हैं आप आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर सबसे पहले था कि स्टेज के आने के पहले आपको कैसा अपना प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके बारे में था। जैसे स्टेज के पीछे सबसे पहले आपको बिना देखे ही वो आपको कैसे सोचते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो, तो आपकी एंट्री मतलब बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो अपनी आवाज को अच्छी बुलंद रख के, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन और आप कैसे हैं आप, और इस तरह से आपको बात करनी है। और दूसरा था स्टेज पर एंट्री। एंट्री नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, जैसे कुछ डांस करके या कुछ शायरी कर या कुछ गुनगुनाते हुए ऐसे स्टेज पर एंट्री करना है। और गेस्ट का के बाद मतलब क्लोजिंग के बारे में था, तो क्लोजिंग आपको कैसी करनी है, किसी शायरी के साथ, ऐसे क्लोजिंग के बारे में। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन मेघा जी, आपने वीडियो पूरा देखा है और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। चलिए अनामिका जी आप आइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर उस वीडियो में ये था कि बैक स्टेज पर आपकी आवाज आती है, मतलब कि आपको जब भी एंकरिंग करना है तो शुरुआत आपकी बैक स्टेज से होनी चाहिए। आपकी बैक स्टेज की आवाज जो होनी चाहिए वो बुलंद होनी चाहिए, उसी से लोगों को पता चलेगा कि आप क्या बोलने वाले हैं। और जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो चल के जाते हैं यदि, तो हमें शायरी 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 करना चाहिए, या हम शायरी या जो आप पसंद करते हैं, या गाना गा सकते हैं, हम नाचते हुए भी कर सकते हैं। और हमें अपना एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारा एनर्जी लेवल, हमें अपना एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। वेरी गुड। चलिए पूजा जी आप बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम जैसे जब हम जाएं स्टेज पर जाएं तो हमें शायरी बोलते हुए जाना चाहिए, या फिर हमें जो पसंद हो नाचते हुए भी जा सकते हैं। हमारी एनर्जी लेवल स्ट्रांग होनी चाहिए। रिपीट नहीं करना है, रिपीट कुछ नहीं करना है। मेघा जी ने जो बोला वो ही अनामिका जी ने बोला और वही आप भी बोल रहे हैं। जाते ही हमें वेलकम नहीं करना चाहिए, उनका एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। ऑडियंस के बीच बीच में भी हम लोग जा सकते हैं सर। नाइस, गुड गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए अभिलाषा जी सादर आमंत्रित हैं। सबसे पहले जब हमें ऑडियंस के बीच जाना चाहिए तो ऑडियंस के साथ वार्म अप करना चाहिए, उनके साथ नहीं, उनके जो आइज कांटेक्ट है अपने मिलाना चाहिए और उनसे कुछ वार्म अप करवा सकते हैं। जैसे हम लोग क्लैपिंग करवाएं या फिर डांस करवाएं, कुछ भी उनसे वार्म अप करवा लें। फिर आता है आइस ब्रेकिंग, यानी उनके आइज अपने साइड करने के लिए उनसे कुछ भी चीज करवाएं जिससे उनको जो ध्यान है अपने साथ हम केंद्रित, अपने सामने उनका केंद्रित कर सकें। फिर ऑडियंस के बीच के जब भी कोई तैयारी करते हैं हम लोग वो स्टेज पर, तो ऑडियंस के बीच में हमें जाके हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहिए या फिर उनसे फनी जोक कहना चाहिए उनके साथ, या फिर अपना कोई भी कोई या इंट्रोडक्शन उनसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से हम उन्हें करवाना चाहिए उनके साथ। वेरी गुड, नाइस। चलिए लक्ष्मी जी सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आज की वीडियो में मैंने सीखा जो भी चीफ गेस्ट होगा उनका इंट्रोडक्शन देना चाहिए उनको, और ऑडियंस से इंट्रोडक्शन
एवं फनी बातचीत करना चाहिए, जिससे उनको कोई भी प्रकार के क्वेश्चन करना चाहिए या सवाल जवाब, जिनसे उनका इंटरेक्शन बढ़े। और स्टेज पर जाने के बाद हमें हमेशा एनर्जी लेवल हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। ऑडियंस वार्म अप बहुत जरूरी है। इससे नॉर्मल मूड को एंटरटेनमेंट मूड पर ले जाया सकता है और कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। गुड, बहुत अच्छे। चलिए अनुराधा जी, सादर आमंत्रित है आप। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले हमें स्टेज पे जाना है तो सब लोगों को नमस्कार करते हुए इस तरीके से जाना है कि लोग हमें अट्रैक्ट, मतलब हमें देखें कि कुछ हमारा अंदाज भी अलग होना चाहिए। इसके बाद हमारी जो ऑडियंस है उसको भी ऐसी बातें करना चाहिए जिससे वो लोग हम हमारे ऊपर ध्यान दे सकें, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकें। और इसके बाद जो हमारे जो गेस्ट हैं उन गेस्ट का इंट्रो करना चाहिए, जो मैं चीफ गेस्ट है। उसके बाद फिर दीप प्रज्वल, और फिर जब हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो सभी लोगों को धन्यवाद करके कार्यक्रम को खत्म करने दें। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए रूपाली जी, सादर जय श्री आमंत्रित है। जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र। जो मेन गेस्ट होते हैं उनका इंट्रोडक्शन देना है हमें। तो जो मेन गेस्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले से रख लेनी चाहिए, फिर उनका इंफॉर्मेशन देना चाहिए। इसके साथ में जो क्राउड कन्वर्सेशन है, तो बीच बीच में जो पब्लिक होती है उसको कनेक्ट करते रहना चाहिए, जिससे कि वो बोर फील ना करे। और आपके साथ आप बातचीत करते रहोगे तो वो आपको देखती भी रहेगी। इसके बाद है क्लोजिंग नोट। जब सब हो जाता है तो लास्ट में अच्छे से थैंक्स बोलना चाहिए, आप सब यहाँ पे आए, और इस तरह से सब क्लोजिंग करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रक्षा जी Thank you. आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हमने वीडियो में देखा कि पहली वाली वीडियो मतलब सबसे पहले हमें मतलब ये एक्टिविटी करके स्टेज पे जाना चाहिए, ना कि सीधे से। और हमें स्टेज पे जाकर कोई लोगों के बीच में जाके बातचीत करना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि वो हमारी तरफ आकर्षित हों। और हमें हम वीडियो में हमने देखा कि हमें लास्ट में ऐसे ही नहीं आना चाहिए। हमें जो उसमें खास थे व्यक्ति उनका हमें थैंक यू करना चाहिए, जैसे डीजे वाले और ऑडियंस और भी बहुत सारे लोग। और हमें जो गेस्ट हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए व्यक्तियों से, ताकि सबको पता चले कि और गेस्ट को भी थोड़ा अच्छा फील हो। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। राखी जी प्लीज आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले बैक स्टेज एनवायरनमेंट बेस्ट इस इम्पोर्टेंट, मतलब पीछे से अगर कोई आवाज आती है तो उनको देखते हैं, देखने की उत्सुकता बढ़ती है। और दूसरे में एंट्री ऑफ स्टेज, स्टेज की एंट्री अपने लिए बहुत मायने रखती है, जब हम एंटर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और तीसरा है लाइटिंग ऑफ लैम्प, मतलब लाइट उसके बारे में बताना, लाइटिंग के बारे में मतलब दीप प्रज्वलन के बारे में। और स्पीकर इंट्रोड्यूस बहुत जरूरी है। और लास्ट में क्लोजिंग नोट्स अच्छा होगा तो हमारा मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। वेरी गुड राखी जी। चलिए खुशबू जी, सादर आमंत्रित हैं आप। खुशबू रजक। नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने उस वीडियो में देखा, जैसे कि हम पहले स्टेज पर जाते हैं तो हमें पहले स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए। और जैसे ही हम जाते हैं तो हमें चल के नहीं जाना चाहिए, कुछ शायरी बोल के या हंसते हुए जाना चाहिए। और हंसी मजाक करना चाहिए बीच बीच में। और कोई स्माइल, जब भी वो होता है कोई स्माइल के साथ बोल रहे थे, कोई कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, ऑडियंस के बीच में जाके भी बोल रहे थे। Thank you. बहुत बढ़िया। चलिए रिया जी। नमस्ते सर। नमस्ते।
सबसे पहले बैक स्टेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लोग आपके बोलने से प्रभावित होते हैं और आपको ऑडियंस को टाइम बताना है कि हमारा टाइम इतने टाइम में कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, 1 मिनट या कुछ ही पलों में। फिर एंट्री ऑन स्टेज, सबसे स्टेज पर आपको कुछ शायरी बोलते हुए जाएं या कुछ गाते हुए जाएं या फिर डांस करते हुए जाएं। फिर है वेलकम या ओपनिंग नोट। ओपनिंग नोट में आप किसी की तारीफ भी कर सकते हैं, जो ऑडियंस खड़े उनके भी बारे में कुछ बोल सकते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसे कुछ। धन्यवाद सर। वेरी गुड, नाइस। रोहिणी जी। रोहिणी चौबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो रोहिणी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले जो हम अनाउंसमेंट करते हैं, बैक स्टेज अनाउंसमेंट है, उसमें इतनी बुलंद आवाज में हमें अनाउंसमेंट करनी है ताकि सब लोग मतलब प्रभाव में आ जाए, मतलब प्रभावी तरीके से अनाउंसमेंट करनी है। सेकंड, जो एंट्री ऑन स्टेज हमें मतलब डायरेक्टली सीधे तरीके से एंट्री नहीं करनी, उसमें कुछ शायरी या कुछ स्पेशल तरीके से एंट्री करनी है स्टेज पर। और थर्ड, जो लाइट लैंपिंग है, जो अभी हम लोग सीधे मतलब ऐसे लाइट लैंपिंग बोलते थे, ऐसे ही कर देते, तो ऐसे लाइट लैंपिंग नहीं करनी। लाइट लैंपिंग में हमें कुछ मतलब पंक्तियां बोलकर करनी है। थैंक यू सर। चलिए, अब कौन बाकी है? बहुत सारे लोगों ने अभी नाम नहीं लिखा है अपना। हम आमंत्रित करते हैं वीवो V2125। उनका वीडियो भी बंद है अभी। वीवो V2125। सर मैं बोलूं? हाँ, आप बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। तो जैसे कि पहले तो हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए, जैसे कि माना हम स्टेज के पीछे है और हमारी आवाज बुलंद हो, जैसे हम तेज तेज से मतलब धीरे से बोले हेलो एवरीवन, तो सब लोग ऐसे ही सोचेंगे। अगर हम अपनी बुलंद आवाज में बोलेंगे हेलो एवरीवन मतलब तेज से, तो लोग सोचेंगे कि वाह कुछ दम है आवाज में। तो हमें वो आवाज में भी अपना एक्सपीरियंस दिखाना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और जैसे हम स्टेज पे जाते हैं तो ये नहीं बोलेंगे कि नमस्कार हेलो हाय, ये नहीं। हम कुछ और प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है हम उसको ले ले, उसका मतलब कुछ एंटरटेनमेंट करवा सकते हैं लोगों का। और एनर्जी, हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी चाहिए, आई कांटेक्ट अच्छा रखना चाहिए। बस, धन्यवाद। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलिए, अब किसका बाकी है? कृष्णा जी, कृष्णा राय, आपका हो गया? वीडियो भी बंद कर लिया उन्होंने। मैंने उनका नाम दिया। चलिए, प्रियंका पटेरिया जी, आपने भी अपना वीडियो बंद कर लिया है। मुझे लगता है जिनको नहीं बोलना है वो लोग वीडियो बंद करके भाग रहे हैं। रूपाली जी, आपका बाकी है ना बोलना? तो आकृति जी का बाकी है। सर आज की मैंने वीडियो नहीं देख पाई है, स्कूल में थी और आपने टाइम से नहीं भेज पाई थी, तो मैंने नहीं देख पाई है। चलो, कोई बात नहीं। और कौन बाकी है? मुझे ढूंढना पड़ रहा है, आप सामने से क्यों नहीं बोलते, पता नहीं। ये आ गए V2125 वीवो। बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। आज की वीडियो में मैंने ये देखा कि और वो आ रहे थे एक स्टेज पर, तो हंसते हुए नाचते हुए आ रहे थे। और ऐसे नहीं अच्छे से आना, ऐसे सीधे नहीं आना। और ना
स्टेज पे नहीं आना है और कुछ वो शायरी वगैरह बोल के आना है, और जब जाते हैं तो धन्यवाद और थैंक यू। तो आपने हाँ जोड़ी तो जाओ पहले अलग अलग लैंग्वेज ठीक है देख तक रही देख मान ली जा यार तू डिवाइस तुम बोल कविता रंजना में देखा है कविता क्यों हेलो, किसी का ऑडियो स्टार्ट है, चलो नो प्रॉब्लम। मेघा जैन जी आपका हो गया। प्रियंका पटेरिया जी, परी जैन जी बाकी हैं। मेघा जी आप बोले, चलो गुड। हो गया। चलिए, अब मुझे लगता है कि ये लोग जिन्होंने वीडियो ऑफ कर दिए वो बोलना नहीं चाहते हैं, या फिर उन्होंने शायद देखा नहीं है वीडियो। कोई प्रॉब्लम नहीं। फीडबैक एक देना चाहूंगा आप सबको कि कुछ लोगों ने कहा कि मैंने फीडबैक आपको नहीं दिया, तो वो भी मैंने बता दिया कि क्यों किस प्रकार मैं नहीं दे पाया। पर आज नए तरीके से फीडबैक लेंगे, ठीक है। ग्रुप में ही सारे वीडियोस आते हैं, आप सब एक दूसरे के वीडियोस देखते होंगे, ठीक है। कौन कौन एक दूसरे के वीडियो देखता है, पहले कमेंट बॉक्स में डालिए। देखना बहुत जरूरी है, देखना बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम डालिए इसमें। वेरी गुड। V2125 देखते हैं सबका वीडियो। प्रांजल जी देखते हैं, खुशबू जैन जी देखती हैं, वेरी गुड। राखी जी देखते हैं, मेघा जी देखते हैं, दीपक सोनी जी देखते हैं। सर मैंने वीडियो नहीं देख पाई। हम एक नहीं देखा ना आपने दीपक जी, पर ये सब जो वीडियो डालते हैं ना आपके साथ, जो अभी सीख रहे हैं वो सब जो अपने अपने वीडियो डालते हैं वो तो देखते होंगे आप। हाँ, अभिलाषा जी ने कभी कभी देखा है, अनामिका जी देखते हैं, कृष्णा राय जी एक दो वीडियो देखे हैं। देखना बहुत जरूरी है। आप अपना वीडियो तो डालिए ही डालिए, पर दूसरे लोग भी जो वीडियो डाल रहे हैं ना उनका वीडियो भी देखिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। वो लोग कौन सी चीज बहुत अच्छी कर रहे हैं उसको पकड़िए, और वो अच्छी चीज खींच के अपने अंदर लाइए, और देखिए कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो वो गलती अगर आप भी कर रहे हो तो गलतियों को निकालिए, क्योंकि आपको देखने से पता चलेगा कि ये चीज जो हो रही है ना वो अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आप सब एक दूसरे के वीडियो देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन। अभी क्या करना है आपको, किन्हीं दो लोगों के बारे में बताना है कि वो लोग जो वीडियो बनाते हैं उसमें सबसे अच्छा क्या है। दो चीजें बतानी है अच्छी वाली, और एक चीज ऐसी बतानी है जिसमें उनको थोड़ा सुधार करना जरूरी है। तो अगर वो सुधार कर लेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बताएगा, किन्हीं दो आपके सहपाठी जो हैं उनके बारे में बताना है कि इनके वीडियो अच्छे होते हैं, इनमें ये अच्छा होता है। तो ये चीज अगर उन डाल दे तो उनका वीडियो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर मैं सबसे बताऊं? पहले कौन बताएगा? मैं बताऊं सर? हाँ, सादर आमंत्रित है, आप बताइए। सर रूपाली मिश्रा, उनका बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से फेस फेस एक स्माइल के साथ बोलती है। बस उनका थोड़ी हैंड मूवमेंट वगैरह ये थोड़ा सही हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभिलाषा जी का, उनका मतलब आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रहता है, वो बोलती भी बहुत अच्छे बुलंद आवाज में है। और बस उनकी मतलब थोड़ी हैंड मूवमेंट और थोड़ी थोड़ी जो बीच में रुक जाती हैं, बस वो थोड़ा अच्छा करने की जरूरत है। बहुत अच्छा। जिन दो लोगों के बारे में बताया उन दो लोगों ने सुना कि उनका क्या अच्छा है और कौन सी चीज में उनको थोड़ा मेहनत करना जरूरी है। मेरी आवाज कट रही थी मुझे, इसलिए मैं सुन नहीं पाया इन्होंने क्या बोला। ओके, अब कौन बताएगा?
अनामिका जी, आप बताएंगे किन्हीं दो लोगों के बारे में? सर पूजा तिवारी है जो, वो बोलती तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो वो जिसमें से बोलती है मैटर से, वो नीचे रखती हैं। वो ऊपर रखेंगी तो वो और अच्छे से बोल पाएंगे, आई कांटेक्ट उनका अच्छे से होगा। और जो रिया है, रिया भी बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन उनका भी मोबाइल वो नीचे रखती हैं, और उनका फेस जो है वो परफेक्ट सामने नहीं दिखता है। वेरी गुड। तो ये फीडबैक तो सबके लिए है। बहुत सारे लोग, 80% लोग अपना मोबाइल फेस के सामने नहीं रखते। इससे क्या होता है, अगर आपने फोन नीचे रखा है ना, तो आपका फेस ऐसे नीचे रहेगा, आपका जेस्चर पोस्चर ठीक से होगा नहीं। जेस्चर पोस्चर ठीक नहीं होगा तो आपके फेस पे स्माइल नहीं आएगा, स्माइल नहीं आएगा तो आई कांटेक्ट नहीं होगा, आई कांटेक्ट और स्माइल दोनों नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, और आप कहीं ना कहीं गलतियां करते रहोगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे पहला पॉइंट यही है कि अपने फेस के सामने मोबाइल रखिए। जिससे क्या होगा, जेस्चर पोस्चर एकदम बेस्ट हो जाएगा, मुंह पे स्माइल आएगी, आई कांटेक्ट बढ़िया हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और आप जो बोल रहे हैं ना वो और कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, लोगों को ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? तो ये फीडबैक आप सबके लिए है। और ये फीडबैक इसलिए जरूरी है कि हम जब कोई काम करते हैं ना, तो हमें तो लगता है हमने बहुत अच्छा किया है, पर जब हमारे साथ पढ़ने वाले दूसरे लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि ये चीज और थोड़ी ये कर लो तो बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उसको तुरंत अपना लेना चाहिए। क्योंकि मैं जो आपको फीडबैक दूंगा, तो आप सोचेंगे कि सर तो चलो अच्छा ही फीडबैक देंगे, पर जो आपके साथ वाले सहपाठी है ना, वो जो फीडबैक दे रहे हैं ना, वो मेरे फीडबैक से भी ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। तो इस आज जो भी लोग एक दूसरे के फीडबैक दे रहे हैं ना, उसको लिख लेना, और फिर से वो गलतियां ना हो, वो ध्यान में रखना है। कुछ लोग बैठ के भी बनाते हैं वीडियो। बैठ के बनाने का मैंने ना बोला हुआ है, खड़े होके ही बनाना है, तो ही फीलिंग्स आएगी। ठीक है? चलिए, और कौन बताएगा? खुशबू जी, आप बताएंगी? खुशबू सिंह घोषी, किन्हीं दो लोगों के बारे में बताइए, उनका वीडियो कैसा होता है। सबसे पहले तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे लिए रूपाली रूपाली जैन का भी वीडियो बहुत अच्छा लगता है, और मेघा का भी बहुत अच्छा लगता है। उनका आई मतलब आई कांटेक्ट और हैंड मतलब इधर उधर का लगता है। आपकी आवाज कट रही है, आप ऐसा थैंक यू। कीजिए, वीडियो वीडियो बंद करके बोलिए तो शायद आवाज कंप्लीट आएगी। हेलो? ऑडियो वीडियो दोनों बंद कर दिया क्या? चलिए, कोई बात नहीं, आप डिस्कनेक्ट लग रहा है, हो रहे हैं। प्रांजल जी, सादर आमंत्रित है, आप बताइए किन्हीं दो लोगों के बारे में। नमस्ते सर। अनामिका का वीडियो वैसे अच्छा अच्छा है, आई कांटेक्ट भी अच्छा है, और सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जल्दी जल्दी बोलती है। उसकी जो बोलती है ना, बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, तो उसे थोड़ा धीरे 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 बोले वो। और मेघा मेघा का भी अच्छा है। और कौन है, रक्षा रक्षा का भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा स्पष्ट बोले। उसकी कुछ कुछ लैंग्वेज भी मतलब सही नहीं होती है, बस वो भी अच्छा बोले और साफ बोले, स्पष्ट, ताकि सामने वाले को समझ में आए। बहुत बढ़िया। देखिए, जिन लोगों के बारे में बता रहे हैं ना, उन लोगों को ये सब लिखना है।
और हमारे दूसरे वीडियो में हमें इस तरह से वीडियो बनाना है कि जो लोग अभी बोल रहे हैं ना, वही लोग दूसरी बार ऐसा बोलेंगे कि जो मैंने बोला था वो सुधार कर लिया इन्होंने, अभी बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो हमें इसको एकदम पॉजिटिवली लेना है और इनका धन्यवाद हमें देना है जो लोग हमारे बारे में बता रहे हैं कि इतनी इतनी जरूरी जरूरी चीजें हैं जो आपको अपनानी चाहिए। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना है और हमारे वीडियो में वो सुधार लाना है। ठीक है, चलिए, और कौन बताएगा? मुझे ही बुलाना पड़ेगा। अभिलाषा जी, चलिए बताइए किसी 2 लोगों के बारे में फीडबैक दीजिए। जो रोहिणी मिस है ना, हाँ, हाँ रोहिणी मिस का गाना थोड़ी बार और जो बार बार रिपीट करती है वो वर्ड, बाकी अगर वो ना करे ना तो और अच्छा बन सकता है वीडियो। वेरी गुड। और जो उनकी वीडियो बनाती है ना वो थोड़ी बनाती है, अगर थोड़ी ऊपर से बनाएंगी ना तो वो अच्छी आएगी। और थोड़ी मिस वो अच्छा बोलती है, डिस्टर्ब हो जाती है उनकी बोलने में, बाकी वो अच्छा बोलती है। वेरी गुड, नाइस। जिनके बारे में बोला जा रहा है लिख रहे हैं ना, उनको भी लिखना है, बाकियों को भी लिखना है, क्योंकि वही गलतियां शायद हम भी कर रहे हो, तो हमें वो गलतियां सुधारनी है। ठीक है, बताओ, हाँ बताइए। सन लक्ष्मी बोलती अच्छा है, हैंड मूवमेंट अच्छा है, पर उसके फेस पर स्माइल नहीं होती। और राखी भाभी के बारे में, राखी भाभी बोलती अच्छा है, पर और उनका हैंड मूवमेंट भी अच्छा रहता है, मगर आई कांटेक्ट नहीं रहता उनका। सही है। देखिए, जहां जहां हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं ना, पर वो गलतियां उड़ के आंखों में लगती है, जो लोग वीडियो देखते हैं ना उनको तुरंत दिख जाती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सुधारना बहुत जरूरी है। फेस पे स्माइल लाना। देखिए, कुछ फीडबैक ऐसे होते हैं ना जो जनरल फीडबैक होते हैं। एक तो फेस पे स्माइल होना बहुत जरूरी है, दूसरा आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, तीसरा आरोह अवरोह यानी कि जो चढ़ाव उतार है हमारे शब्दों में वो होना बहुत जरूरी है। एकदम फास्ट बोल जाना या एक ही लय में पूरा बोल जाना, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। ठीक है, मोबाइल नीचे रख के वीडियो बनाना, बैठे बैठे वीडियो बनाना, ये सारे जनरल फीडबैक है। ठीक है, इन सबको हम तुरंत ऐसे सुधार सकते हैं। चलिए, और कौन बताएगा? दीपक जी, आप बताएंगे कुछ? कृष्णा राय जी ने अपने आपको अनम्यूट किया था, शायद वो बोलना चाहते हैं। कृष्णा जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं अनुराधा चौरसिया दीदी का भी देखती हूँ, वो बोलती तो बहुत अच्छा, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, पर उनकी प्रॉपर हैंड मूवमेंट नहीं होते कि जिस बात को बोलती है ना उसी टाइप का हैंड मूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता है। और मैं प्रियंका पटेरिया भाभी का भी देखती हूँ, उनका भी इसी टाइप का है, बोलती तो वो बहुत अच्छा है, देख के भी कम बोलती हैं वो, आई कांटेक्ट अच्छा रहता है, पर हैंड मूवमेंट उनका भी अच्छा नहीं रहता, और मोबाइल थोड़ा ऊपर रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत बेहतरीन कृष्णा जी, वेरी गुड। ये सारी चीजें आप सब लोग लिखना है, बहुत जरूरी है। रक्षा जी, आप बताइए। रक्षा राय जी। सर मैं बोलना चाहूंगी अभिलाषा दीदी के बारे में और मेघा दीदी के बारे में। अभिलाषा दीदी बहुत अच्छा बोलती है, उनकी आवाज ही बहुत अच्छी है, वो शायरी भी बहुत अच्छी बोलती है, उनकी बुलंद आवाज रहती है, देखिए, पर उनके अभिलाषा जी हैंड के मूवमेंट फेस पे थोड़ी कम स्माइल है। रहते हैं। और वो सब अच्छा बोलती हैं, हमें सबसे अच्छी वीडियो भी उन्हीं की लगती है। और मेघा जी हैं, वो बोलती बहुत अच्छा है, उनका आई कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छा था, यानी रोक रोक के वीडियो बनाती हैं तो वो समझ में नहीं आती थोड़ी। चलिए, वो तो सुधार कर लेंगे। आपने अभिलाषा जी के बारे में सब अच्छा ही बोला, एक चीज तो बोलिए जिसमें थोड़ा सुधार करना जरूरी हो। अभिलाषा दीदी की कमी, वो अच्छी बनाती हैं, हमें अच्छी लगती है उनकी वीडियो।
थोड़ा उनका स्पीड ज्यादा है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, वो थोड़ी जल्दी जल्दी बोल देती हैं। तो स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करना है तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा उनका। ठीक है, चलिए, अच्छा है। और कौन बताना चाहेगा? रिया जी कब से बोलना चाहती है पर बोल नहीं रही है। रिया आसादी, रिया जी आप भी बोलिए कुछ। सर बोल दिया। हाँ, पहले सबसे पहले बोला था आपने। हाँ हाँ, इसलिए मैं आवाज कट रही थी उस वक्त, तो मुझे पता नहीं कौन बोल के चला गया। लक्ष्मी जी आप बोलिए किन्हीं दो लोगों के बारे में, विथ स्माइल बोलना, हाँ? जी सर। चलिए, मैं आकृति दीदी के बारे में बोलूंगी। आकृति दीदी है ना, हमें उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत सी मतलब जितना बोलती हैं सब अच्छा बोलती हैं, लेकिन उनके फेस में भी स्माइल नहीं रहती। जैसे मेरे फेस में नहीं रहती वैसे उनके फेस में भी नहीं रहती, तो वो स्माइल लाए। और रूपाली दीदी, हमें उनकी वीडियो भी बहुत अच्छी लगती है। हमें उनका तो सब अच्छा लगता है, उनमें हमें कमी लगती नहीं है, तो कमी है पता नहीं। वेरी गुड। देखिए थैंक यू। आकृति जी और रूपाली जी दोनों कितना स्माइल दे रही हैं अभी। वीडियो में भी इतना ही स्माइल देना बहुत जरूरी है। आज से लक्ष्मी जी भी स्माइल करेंगी, आकृति जी भी करेंगी, ठीक है। और रूपाली जी में तो कोई गलती है ही नहीं, अगर लक्ष्मी जी को नहीं दिख रही तो हमें कहाँ से दिखेगी। चलिए, गुड। और प्रांजल जी के वीडियो भी अच्छे आते हैं, कौन बताएगा उनके बारे में? मेघा जी आप कुछ बता पाएंगे? सर मैंने बोल दिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बोला है। चलिए, अच्छा है। और कौन है? खुशबू रजक जी, आप तो एक ही बार बोले आज, बोलना बहुत जरूरी है। और प्रांजल मैम अच्छी तो आती है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देती है। स्माइली से मेरी आई कांटेक्ट उनका सही रहता है और थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हैं वो। ओके, चलिए ठीक है। पूरा मुझे सुनाई नहीं दिया इसलिए मैंने चलिए ठीक है करके आगे चल रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपक जी, दीपक जी आपने वीडियो भी बंद कर रखा है, कहाँ गए? परी जी कहाँ है? उनका भी वीडियो बंद है। ये वीवो V2125 के नाम से डिवाइस है। आपको बोल चुके हैं आप रीनेम करो। आकृति आप जानते हैं कौन है? रंजना सेन। हाँ, वीवो 2125 के नाम से कौन है ये? रंजना सेन है। सर बोला है रंजना सेन। मैंने। रंजना को बोलो डिवाइस को रीनेम करें। पर रीनेम तो कर लीजिए रंजना जी। और परी, मेघा, 2125 को। प्रियंका पटेल या दीपक सोनी, आप अपने वीडियो को ऑफ करें, ओ सॉरी ऑन करें अपने। सर मेरा मोबाइल हैंग कर रहा, वो अपने आप बंद हो रहा बार बार। चलिए, सेशन खत्म होने के बाद किसी से करवा लेना आप, ठीक है, नेम रीनेम करवा लेना। जी कंटिन्यू। परी जी। जी सर। हाँ बोलिए आप। सर मेरा मोबाइल हैंग कर रहा था, मैंने वो सारी चीज सुन नहीं पाई। अरे इन लोगों का वीडियो तो देखा होगा ना आपने, इन वो सब के वीडियो आपके। वीडियो। सॉरी। हाँ सर। सर एक मिनट रुकना, मोबाइल हैंग कर रहा तो अच्छे से आवाज आ नहीं रही है सर। ओके ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम। और कौन बोलना चाहेगा? राखी जी आप बोलिए, आप अच्छा बोलते हैं। रूपाली रूपाली मिस का तो अच्छा लगता है। और उनकी आवाज ज्यादा अच्छी लगी थी हमें, बहुत अच्छी आवाज उनकी। और प्रांजल प्रांजल का भी सब कुछ, आई कांटेक्ट, स्माइल, हैंड मूवमेंट, सभी कुछ बहुत अच्छा रहता है प्रांजल सोनी का। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
जिन लोगों को फीडबैक मिला है वो लोग दूसरों को धन्यवाद बोल देना, बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं। जनरल जो फीडबैक है वो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एक तो मोबाइल नीचे नहीं रखना है, दूसरा फेस पे स्माइल रखना है, तीसरा आई कांटेक्ट अच्छा रखना है, चौथा बहुत फास्ट नहीं बोलना है, ठीक है, पांचवा आवाज बहुत मधुर रखनी है। ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे तो अभी हमारे बीच में जो कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, उनमें से 16 तो पार्टिसिपेंट है। 16 जो पार्टिसिपेंट है उसमें से कुछ 10 लोग तो इतना बेहतरीन बोलते हैं, और 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सुधार करना है, वो भी 80-90% तक पहुंच गए हैं। तो आप सब लोग एक अच्छे वक्ता बन पाएंगे, एक अच्छे एंकर बन पाएंगे। आपको पता है कि एक एंकर एक शो का कितना रुपया चार्ज करता है? नहीं पता होगा। एंकर 5 तरह के होते हैं। एक नोट और पेन लेके बैठ जाइए, और उसमें जो मैं बोल रहा हूं ना वो लिखिए, बहुत जरूरी है। 5 प्रकार के अलग अलग एंकर होते हैं। एक एंकर वो होता है जिसे कुर्सी टेबल दिया जाता है, जो स्टेज के नीचे बैठता है या स्टेज के बाजू में बैठता है। उसको ऑडियंस देख रही नहीं होती, उसको सिर्फ जो भी एजेंडा है वो दिया गया है उसको बोलना है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो पूरा प्रोग्राम हैंडल करेगा वहां पे कुर्सी और टेबल पे बैठ के। दूसरा जो एंकर होता है, दूसरा एंकर क्या होता है, उसको एक पोडियम दिया जाता है, पोडियम के ऊपर खड़े होके उसको बोलना होता है। तो उसमें भी उसको हलन चलन करना नहीं होता है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें दौड़ भाग नहीं होती है, एक ही जगह पे खड़े होके बोलना होता है। तीसरा एंकर ऐसा होता है जिनको पोडियम तो दिया होता है पर एक वायरलेस माइक भी दिया होता है जिससे वो स्टेज के ऊपर घूम सकता है, ठीक है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। चौथा एंकर ऐसा होता है जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का एंकर होता है, जो कहीं से भी शुरुआत करता है, बैक स्टेज से शुरुआत करता है, फिर शायरी बोलता हुआ गाता बजाता स्टेज पे आता है। वो ऑडियंस में भी जा सकता है, ऑडियंस में जाके ऑडियंस से सवाल जवाब कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। पांचवा एंकर ऐसा होता है जिसको सारा प्रोग्राम का एजेंडा दे दिया गया होता है, वो अपने तरीके से कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो कुर्सी टेबल पे बैठ सकता है, वो पोडियम पे खड़ा हो सकता है, वो ऑडियंस में जा सकता है, वो स्टेज पे सारा प्रोग्राम कर सकता है। यानी ये 5 अलग अलग टाइप के एंकर होते हैं। पांचों एंकर अलग अलग चार्ज भी करते हैं। कुछ एंकर होते हैं 2000-5000 चार्ज करते हैं, कुछ एंकर होते सर हैं एक प्रोग्राम का मुझे 50,000 भी बता। लेते हैं। कोई कुछ बोला क्या? हाँ सर, दूसरा और तीसरा आपका नेटवर्क स्लो हो गया था शायद, तो सुनाई नहीं दिया। ओके, फिर से पांचों बता देता हूँ। जी। सबसे पहला एंकर तो वो होता है जिसे कुर्सी और टेबल दे दिया जाता है और एजेंडा दे दिया जाता है, वो एजेंडा सिर्फ उसको बोलना होता है, ठीक है, उस तरीके से प्रोग्राम अपने आप चलता रहता है। दूसरा ऐसा होता है जिसको एजेंडा दिया गया होता है, उसको स्टेज के ऊपर एक पोडियम दिया गया है, पोडियम के ऊपर खड़े होके पूरा प्रोग्राम चलाना होता है, ठीक है। तीसरा ऐसा होता है जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में होता है कि उसको पोडियम तो दिया गया होता है, एक वायरलेस माइक भी दिया गया होता है, तो वो स्टेज पे कहीं पे भी घूम सकता है। चौथा ऐसा होता है जो फुल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह वगैरह, किसी का बर्थडे हो गया, तो वो बैक स्टेज से बोलना शुरू करता है, फिर स्टेज पे कभी भी एंट्री ले सकता है, गाते बजाते नाचते कूदते आ सकता है, शायरी बोलते हुए आ सकता है, ऑडियंस में जाके ऑडियंस से इंटरेक्शन कर सकता है, ऑडियंस से सवाल जवाब पूछ सकता है। और पांचवा एंकर ऐसा होता है जिसको पूरा एजेंडा दे दिया गया होता है और बोल दिया गया होता है कि आप अपने तरीके से चलाओ। तो वो कुर्सी टेबल में भी बैठ सकता है, वो पोडियम का भी यूज कर सकता है, वो स्टेज पे भी कहीं घूम सकता है, या फिर ऑडियंस में भी जा सकता है, ठीक है। तो 5 एंकर अलग अलग प्रकार के होते हैं, पांचों एंकर अलग अलग फीस लेते हैं। कुछ एंकर 2-5 हजार लेते हैं, 2,000 से कम में कोई नहीं करता है, और कुछ एंकर 50,000 रुपए भी लेते हैं। तो अब हमें
तय करना है कि हमें 2-5 हज़ार वाला एंकर बनना है, 50,000 वाला एंकर बनना है। अगर 50,000 वाला एंकर बनना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें जो नियत कार्य दिए जाते हैं वो करने हैं कंप्लीट, और रोज प्रैक्टिस करनी है। और अगर 2-5 हज़ार वाला एंकर बनना है तो नियत कार्य करने की जरूरत नहीं, रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ जो भी आपको सिखाया है उतना ही सिर्फ आप कर लेंगे तो एक अच्छे एंकर बन ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक फीडबैक भी दे दिया आपको और एंकर के 5 प्रकार भी बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, नेक्स्ट पेज प्लीज। सबसे ज्यादा जरूरी है एंकर के जीवन में ये जो चीज है, एजेंडा बनाना या रूपरेखा तैयार करना। अगर आपने ये एजेंडा जो मैंने लिख के भेजा है इसी तरीके से बना लिया तो आपका हाथ कोई पकड़ नहीं सकेगा। सबसे पहले क्या करना होता है, मेहमानों को स्टेज पे बुलाना होता है। तो जो मैनेजमेंट है जिसने हमें एंकरिंग के लिए बुलाया है, उस मैनेजमेंट से हमें पूरा एजेंडा एक बार ले लेना है, उसके मुताबिक अपना एजेंडा बनाना है। उस एजेंडा में हमको लिखना है कि मेहमानों को स्टेज पे बुलाना है। तो सबसे पहले किसको बुलाना है, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, और वो जो मुख्य मेहमान है उनको लेके कौन आएगा, बाकी जो मेहमान को स्टेज पे बिठाना है उनको लेके कौन आएगा, इन सबका नाम हमें पहले से लिख लेना है हमारे एजेंडा में, जिससे हम उस वक्त कोई कोई भी गलती ना कर सके, हमारे पास सबके नाम लिखे हुए हो। ठीक है, उस तरीके से हमें बुलाना है। एक दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए आप, एम फॉर्मूला। एम फॉर्मूला, एम फॉर मैन। एम फॉर्मूला क्या करता है, वो आपको सिखाता है कि स्टेज पे सबसे पहले जब सबको बुलाते हैं तो किस तरीके से बुलाना है, फिर मेहमानों का जो परिचय करवाना है, स्वागत करना है, वो किस तरीके से करना है, उद्बोधन करवाना है तो किस तरीके से होगा, और उनको स्मृति चिन्ह देना है तो वो किस तरीके से होगा। यानी जब मेहमानों को स्टेज पे बुलाना होता है ना, तो एम कैसे लिखते हैं हम, एम लिखते वक्त नीचे से ऊपर पहली लिटी लकीर खींचते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर, यानी जिनका होद्दा सबसे छोटा है, मान लो 7 लोग स्टेज पे बैठने वाले हैं, उन 7 में जिनका होद्दा सबसे छोटा है वो सबसे पहले उसको हमें स्टेज पे आमंत्रित करना है। उसके बाद उससे बड़े होद्दे वाला, उसके बाद उससे बड़े होद्दे वाला, आखिर में जो मुख्य मेहमान है सबसे बड़ा होद्दा जिनका है उनको आखिर में हम स्टेज पे बुलाते हैं। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जब बुलाना है तब एम लिखना है हमें, नीचे से ऊपर लकीर खींचते हैं तो सबसे कम होद्दे वाले को सबसे पहले, सबसे ज्यादा होद्दे वाले को सबसे बाद, इस तरीके से बुलाना है। ठीक है, ये एम का पहला हो गया। अब क्या करेंगे एम में, तो ऊपर से नीचे आना है। अभी तो ऊपर से नीचे आना है, उसमें क्या है, मेहमानों का परिचय और स्वागत। जब परिचय करवाना है उन्हीं मेहमानों का, तो सबसे पहले परिचय किनका करवाएंगे, कौन बताएगा, सबसे पहले परिचय किनका करवाएंगे, ऊपर से नीचे आना है, यानी ऊपर से मीन्स कि सबसे बड़ा होद्दा जिसका है उसका सबसे पहले परिचय दिया जाएगा और स्वागत किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनसे कम होद्दे वाले, उनके बाद उनसे कम होद्दे वाले, उसके बाद उनसे कम होद्दे वाले, यानी नीचे से ऊपर गए थे, अब ऊपर से नीचे आना है। अब क्या होगा, उनका उद्बोधन होगा, यानी कि उनकी स्पीच होगी। तो जब स्पीच आती है ना, तब हमने इस तरीके से नीचे तो आ गए, वापस एम में वापस ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर। तो उद्बोधन जब देना है, यानी कि उनकी स्पीचेस जब आएंगी, तो सबसे पहले स्पीच कौन देगा, जिनका ओहदा सबसे छोटा है वो सबसे पहले स्पीच देगा, जिनका ओहदा सबसे बड़ा है वो लास्ट में स्पीच देगा। ठीक है, चलिए, और उसके बाद होता है उनको स्मृति चिन्ह अर्पण करना। तो जब स्मृति चिन्ह अर्पण करना है तब भी ऊपर से नीचे आना है। तो सबसे पहले मुख्य मेहमान को स्मृति चिन्ह दिया जाता है, उसके बाद उससे कम होद्दे वाले को, उसके बाद उससे कम होद्दे वाले को, आखिर में जिनका होद्दा सबसे छोटा है उनको आखिर में दिया जाता है। समझ गए एम फॉर्मूला? ये हमेशा याद रखना, जहां पे भी आपको बुलाया जाए वो लोग अगर गलतियां कर रहे हैं तो आप उनको ये एम फॉर्मूला बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस एजेंडा पे आते हैं। एजेंडा जब बनाना होता है मेहमानों को स्टेज पे बुलाने के लिए, तो
मैनेजमेंट से लिख लीजिए किसको किसको बुलाना है ऊपर, और उनमें कौन कौन लोग उनको लेके आएंगे। अगर उन्होंने नाम लिखवा दिए हैं पर आखिरी टाइम में जो मुख्य मेहमान को लेके ऊपर आने वाले थे वो आए ही नहीं, तो एक्स्ट्रा नाम भी आपको लेके रखने, मैनेजमेंट से बोल देना है कि आपने एक एक नाम तो लिखवाया है सब में, दूसरा दूसरा भी लिखवा दो। शायद जिनका नाम आपने लिखवाया वो आखिरी टाइम पे नहीं आए, तो दूसरा जो है वो आके उनको स्टेज पे आमंत्रित कर सकता है। ठीक है। सेकंड होगा प्रमुख का अभिवादन। प्रमुख कौन होता है? तो मान लो आपका एनुअल फंक्शन है, उसमें आप एंकरिंग कर रहे हैं, तो वहां पे प्रमुख होगा आपके प्रिंसिपल। उसी तरीके से अलग अलग जगह पे आप जाते हैं, वहां पे जो चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो होता है प्रमुख, उनका अभिवादन होता है। वो सबका जो भी ऑडियंस में सब जो लोग आते हैं उनका अभिवादन वो करेंगे, तो हमें उनका नाम लेके उनको अभिवादन के लिए आमंत्रित करके स्टेज उनको देना है, वो बोलेंगे। उसके बाद होगा दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि स्टेज के ऊपर जितने लोग बैठे हैं उनको तो बुलाना ही है, पर कुछ प्रोग्राम्स में क्या होता है, ऑडियंस के अंदर फर्स्ट रो में कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो स्टेज पे जो लोग बैठे हैं ना उनसे भी ज्यादा ओहदे वाले नीचे बैठे हैं। ठीक है। पर उस प्रोग्राम में उनका काम नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको स्टेज पे नहीं बुलाया, पर वो लोग ऑडियंस में तो है ही। तो हमें मैनेजमेंट से पहले पूछ के रखना है कि दीप प्रज्वलन के लिए किन किन को बुलाना है। तो पहली रो में भी कुछ आमंत्रित मेहमान हो सकते हैं, उनको भी बुलाना होता है, तो उनके भी नाम लिख के रखना है, उनको दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना है। फिर अगर वहां पे म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, उस पर श्लोक बुलवा दीजिए। म्यूजिक सिस्टम अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके मुंह जबानी 5-6 श्लोक होने चाहिए दीप प्रज्वलन के। अगर म्यूजिक सिस्टम है और बिगड़ गया है, नहीं उस टाइम नहीं बजा, तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है। तो दीप प्रज्वलन हो गया। उनके बाद मेहमानों का परिचय और स्वागत। अब क्या होता है, मेहमानों का परिचय देने वाले बहुत लोग होते हैं जिनको 2-3 दिन पहले मेहमानों का परिचय तैयार करने के लिए बोला जाता है। वो लोग तैयार करके लेके आते हैं और बोलते हैं। तो किन मेहमानों का परिचय कौन देगा और उनका स्वागत कौन करेगा, उनके भी नाम हम मैनेजमेंट से पहले ले लेने हैं। ठीक है। पर बहुत बार क्या होता है कि परिचय देने वाला बंदा ही नहीं आता, तो उस वक्त कोई दूसरे बंदे को एकदम फटाक से तैयार करके परिचय देना वो नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, जितने भी मेहमान है ना उन सारे मेहमानों के परिचय आपके पास भी होने चाहिए। इससे क्या होगा, अगर परिचय देने वाला व्यक्ति नहीं आया तो एज ए एंकर आप उनका शॉर्ट में परिचय दे सकते हैं। तो इन सब जितने भी मेहमान स्टेज पे बैठने वाले हैं जिनका परिचय देना है, उनका परिचय आपके पास भी होना बहुत जरूरी है, अगर आपको 50,000 वाला एंकर बनना है तो। ठीक है। और उनका स्वागत करने के लिए जो करने वाले थे वो नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा नाम भी पहले से लेके रखना। उनके बाद होता है मेहमानों का उद्बोधन, यानी कि मेहमानों की स्पीच आएगी, तो वो स्पीच के लिए उनको बारी बारी आमंत्रित करना है। उसके बाद होगा मुख्य कार्यक्रम, जो मेन कार्यक्रम है, जो भी हो XYZ जो भी कार्यक्रम उसके बाद शुरू होगा, वो कार्यक्रम आपको पूरा हो जाने देना है। उनके बाद होगा मेहमानों को स्मृति चिन्ह अर्पण। तो स्मृति चिन्ह अर्पण उनको कौन स्मृति चिन्ह देगा, उनके भी नाम पहले से लिखे हुए हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद आभार विधि। तो थैंक्स गिविंग स्पीच जो है वो अमूमन कौन देता है, सेक्रेटरी देता है। पर उस दिन मान लो उन्होंने सेक्रेटरी को बोला है पर सेक्रेटरी नहीं आए, तो आभार विधि किनको करनी है, हमें करनी है एज ए एंकर। ठीक है। तो ये आभार विधि जब आप करते हैं तो बहुत जरूरी है कुछ बातें, कि जितने लोग स्टेज पे बैठे हैं वो, जितने लोग ऑडियंस में बैठे हैं वो, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम को सफल बनाने में कार्य किए हैं वो सारे लोग, कुछ मीडिया वाले आए होंगे, कुछ फोटोग्राफर्स आए होंगे, ये सारे लोग, इन सबका आपको उल्लेख करना है आभार विधि में। इन सबका आभार हमें व्यक्त करना है, कोई भी एक भी आदमी रहना नहीं चाहिए। और आभार विधि करते समय ये भी बोलना है कि अगर कोई भी रह गया है जिन्होंने इन कार्यक्रम को सफल करने में कार्य किया है, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं या करती हूं। ठीक है। उस तरीके से आभार व्यक्त करना है, ये है थैंक्स गिविंग स्पीच।
थैंक्स गिविंग स्पीच खत्म होने के बाद सभा समाप्ति की घोषणा कौन करेगा? वो करेंगे प्रमुख, यानी कि चेयरमैन जो है, तो हमें उनसे करवाना है। तो ये जब तक सभा समाप्ति की घोषणा नहीं हो जाती तब तक हमारा कार्य खत्म नहीं होता है एज ए एंकर। ठीक है, तो जो प्रोग्राम्स जो अब तक मैं आपको दे रहा था ना, जो नियत कार्य के लिए, वो सारे प्रोग्राम्स में यही एजेंडा काम करेगा। और कोई एंटरटेनमेंट इवेंट है तो उसका एजेंडा मैनेजमेंट जो भी आपको बुला रही है वो लोग तैयार करेंगे। तो उनका एक बार ले लीजिए पूरा एजेंडा, और उनके एजेंडा के मुताबिक अपना एजेंडा हमें बना के लेके जाना है। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें स्टेज पे सब मुंह जबानी नहीं बोलना है। हमारे पास पूरा लिखा हुआ एजेंडा हमारे पास तैयार होगा, उसमें से पढ़ के ही बोलना है। तो जो भी शायरी आप बोलना चाहते हैं, बीच बीच में कहानी कहना चाहते हैं, कुछ आप एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें, कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, ये सब कुछ आप अपने स्क्रिप्ट में लिख के जाइए। ठीक है, जिससे क्या होगा, गलती की कोई गुंजाइश रहेगी ही नहीं और आपका कॉन्फिडेंस फुल रहेगा। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और अगर इतना कर लिया तो बहुत अच्छे एंकर आप बनेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? तो एक तो अगर हमें बहुत अच्छा एंकर बनना है तो हमारी आवाज बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। हमारी आवाज का जो बेस है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो आवाज सबकी जो है वो भगवान ने दी हुई है, उसको ज्यादा अच्छी किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए हम कार्य कर सकते हैं। आवाज बदल नहीं सकते, और उसको अच्छी किस तरीके से कर सकते हैं उनकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हमें करनी है। एक तो ओम का उच्चारण, ओ, ये जितना ज्यादा आप खींच सके ना उतना ज्यादा आप खींचिए इसको एवरी डे, नॉट ओनली मॉर्निंग, लाइक सिर्फ सुबह में नहीं, जब भी आपको समय मिले तब सीधा एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके नाभि से आपको बोलना है ओम। जितना लंबा आप खींच सके आपको खींचना है, एक लंबी सांस लेनी है अंदर और फिर ओम बोलना है। उससे क्या होगा, आपकी जो आवाज की नली है ना एकदम साफ हो जाएगी और आवाज खुल के आएगी। जो आपकी आवाज अभी है वो ज्यादा अच्छी होके बाहर निकलेगी। ठीक है, इसे और भी अच्छी करने के लिए क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है, उसमें नमक डालना है और नमक के गरारे करने हैं आपको। ठीक है, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले उसे करते रहिए। आपकी आवाज और ज्यादा बुलंद और ज्यादा मीठी और ज्यादा बेस वाली बन जाएगी, जो लोग उसको सुनना पसंद करेंगे, ऐसी आवाज आपकी हो जाएगी। तो आवाज ये करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद एंट्री ऑन स्टेज, स्टेज पे जब हम एंट्री करते हैं तब एंट्री के साथ ही लोग क्या करते हैं, हमें पहले 7 सेकंड के अंदर हमारी पर्सनालिटी को अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं। तो पहले 7 सेकंड के अंदर ही हमें पूरी ऑडियंस को जीत लेना है। तो कैसे जीतेंगे, कुछ यूनिक करके ही हम उसको जीत सकते हैं। या तो आप शायरी बोलते बोलते आइए, ठीक है, या कुछ ऐसा बोलते हुए आइए जिससे सारी ऑडियंस बातें कर रही है, मोबाइल चेक कर रही है, कहीं और उनका माइंड है, सब लोग कहीं भी हुए पर वापस गैदर होके सीधे आपको अटेंशन देने लगे। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ आइडियाज में देता हूं आपको। आप ऐसा बोल सकते हैं अपने मोबाइल को ऐसे हवा में डाल के कि मुझे बैक स्टेज ये एक मोबाइल मिला है iPhone 50, ये किसका है। सिर्फ इतना ही बोलना है। सारे लोग अपने अपने फोन चेक करने लगेंगे, एक दूसरे से पूछने लगेंगे आपका है आपका है आपका है, सब हमारी तरफ देखने लगेंगे। तब हमको बोलना है, सबसे पहली बात तो ये iPhone 50 है नहीं, ये वीवो का फोन है और किसी का नहीं है, ये मेरा ही है, पर आप मेरी तरफ ध्यान दें इसलिए मैंने ये बोला। ऐसा करके आप उनको हंसाएंगे ना, वो लोग हंसेंगे, सारे लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ सवाल जवाब भी कर सकते हैं आप, उनको ये भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लो आप सब ऑडियंस हैं, ठीक है, और मैं यहाँ एंकर हूं, तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी जेरोक्स निकलवाया है। हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों ने कभी ना कभी जेरोक्स निकलवाया है।
किसी ने नहीं निकलवाया, किसी का हाथ ऊपर हो ही नहीं रहा। कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे 5-6 लोगों का ही वीडियो दिख रहा है, तो जिनका वीडियो दिख रहा है उनमें से तो किसी ने हाथ ऊपर किया ही नहीं। चलिए मैं प्रांजल जी से पूछना चाहता हूँ। अनुराधा जी ने किया है, वेरी गुड। प्रांजल जी, आपने कभी जेरोक्स निकलवाया नहीं? जरूरत ही नहीं पड़ी। रोहिणी जी, खुशबू जी, अनुराधा जी, उन्होंने, अनुराधा जी ने करवाया है, मेघा जी ने करवाया, वेरी गुड। परी जी, रोहिणी जी ने करवाया। सर हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इशू था तो कट गया था। ओके। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी जेरोक्स निकलवाया है? जिन्होंने निकलवाया हो हाथ ऊपर कीजिए। जेरोक्स निकलवाया हो? ये 3 लोगों ने नहीं निकलवाया, बाकी सारों ने नहीं निकलवाया। सर परी जी, फोटो आप क्या कॉपी, बोलते हैं? जेरोक्स नहीं निकलवाया कभी? फोटो कॉपी के लिए बोल रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ तो सर इसीलिए उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा फोटो कॉपी। चलिए। तो जब आप ऐसा पूछेंगे ना ऑडियंस में, तो ऑडियंस में से बहुत सारे हाथ ऊपर होंगे, बहुत सारे हाथ ऊपर होंगे, क्योंकि जेरोक्स ऐसी चीज है जो सब लोग निकलवाते हैं। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप में से जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया है, पर अगर मैं सच बोलूं तो आप में से किसी ने आज तक जेरोक्स निकलवाया नहीं है। आप जो निकलवाते हैं ना, उसको बोलते हैं फोटोकॉपी। फोटोकॉपी जो निकालता है ना, उसका सबसे पहला जो मशीन बना था ना, उस मशीन का नाम, उस कंपनी का नाम था जेरोक्स। इसलिए आज भी हमें अगर किसी का पान कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है ना, तो हम उनसे बोलते हैं कि पान कार्ड का जेरोक्स निकलवा के लाओ, पान कार्ड का, आधार कार्ड का जेरोक्स निकलवा के लाओ। पर वो जेरोक्स नहीं है, वो फोटोकॉपी है। आप जब ऐसा बोलोगे तो ऑडियंस को लगेगा कि इसको कुछ ज्यादा ही मालूम है, ये कुछ अलग पर्सनालिटी वाला बंदा है या बंदी है। तो वो क्या करेगा, बाकी सब चीज छोड़ देगा और फोकस आप पे करेगा। तो ऑडियंस को ऐसे भी आप ग्रैब कर सकते हैं। आप उनको ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो उतनी कम होती जाती, उतनी छोटी होती जाती है। जितना खींचो उतनी छोटी होती जाती है। जिसको जवाब आता है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। वो कौन सी चीज है जिसको जितना खींचो उतना वो छोटी होती जाएगी? सिगरेट। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो ये सवाल भी आप पूछ सकते हैं। और ऑडियंस में से कोई, अगर आपने बोला सिगरेट, वैसे किसी ने बोल दिया सिगरेट, तो आपको उनको पूछना है आप पीती है क्या? तो क्या होगा, ऑडियंस सारी कनेक्ट हो जाएगी, सब हंसने लगेंगे। तो ऑडियंस को हमें कनेक्ट करना है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे चुटकुले हैं, बहुत सारे सवाल जवाब है, ये सब यूज करके आप ऑडियंस को अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अटेंटिव रहे हमेशा। ऑडियंस कोई भी सवाल पूछ सकती है, आपको अटेंटिव रहना है। आप सवाल ऐसे ही पूछे जिनका पॉजिटिव ही जवाब आए। कभी भी ऐसा कोई शब्द यूज नहीं करना है जिससे कुछ नेगेटिव जवाब आए, ठीक है। चलो, शब्दों का चयन। शब्दों का चयन जो हमारा होना चाहिए वो बहुत ही सोच विचार के अलंकारिक शब्दों का चयन करना चाहिए। जो हम दोस्तों के साथ बातें करते हैं, जो हम घर पे बातें करते हैं, उसी शब्दों से स्टेज पे चढ़ के बात नहीं कर सकते। स्टेज पे चढ़ के पूरे शब्दों का चयन अलग अलग करना पड़ता है। तो चयन हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास 4 या 5 चीजें हो, उसमें से किसी एक का चयन करना हो, तो उसको बोलते हैं चयन। पर हमारे पास एक ही चीज है और उसे ही हमें लेना है, तो उसको चयन नहीं बोलते। तो शब्दों का चयन तभी होगा जब एक ही चीज बोलने के लिए आपके पास 5-6 अलग अलग चीजें होंगी। तो इतनी सारी चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नियमित पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना है, अलग अलग पुस्तकें। अलग अलग पुस्तकें आप पढ़ेंगे, उससे बहुत ज्यादा ज्ञान आपके पास आएगा, बहुत ज्यादा अलग अलग शब्दों का भंडार आपके पास हो जाएगा।
और वहां से आप चयन करके अच्छे अच्छे शब्द यूज कर सकते हैं। तो ई बुक्स आते हैं अभी, तो ई बुक्स आप सुनिए, बुक्स पढ़िए। ये सारी चीजें जब सुनना पढ़ना शुरू करेंगे ना, नए नए शब्द आपके माइंड में आते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद है जनता का आपके पास कनेक्शन किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। होगा क्या, एक बार आप अच्छे एंकर बन जाएंगे ना, तब आपको अलग अलग जगह से आमंत्रित किया जाएगा। जरूरी नहीं कि आपके इलाके के लोग ही आपको आमंत्रित करें, दूसरे इलाके के लोग, दूसरे राज्य के लोग भी आपको बुला सकते हैं। तो जहां पे भी आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले होता है नो योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस को जानिए। तो आपको क्या करना है, वहां से मैनेजमेंट से पूछ लेना है कि वहां ग्रीटिंग्स किस तरीके से किया जाता है। ग्रीटिंग्स यानी अगर आपके इलाके में कोई प्रोग्राम हो रहा है और बाहर से कोई आया है, मान लो गुजरात से मैं आया हूं, तो मुझे आपको कनेक्ट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, जय जिनेन्द्र। तो आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे। उस तरीके से आप लोग अगर गुजरात में कोई प्रोग्राम करने आए हैं, तो आपको ग्रीटिंग्स बोलना है, केम छो, मजामा छो, तो दैट इज गुजराती। तो उस तरीके से आप जिस प्रदेश में जा रहे हैं, जिस गांव में, जिस शहर में जा रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रीटिंग्स कौन है, कौन सा है जिसको आप संबोधित कर सकते हैं लोगों को, तो लोग सीधा कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, जिस गांव शहर से जा रहे हैं, जिस गांव शहर में जा रहे हैं, वहां पे अपना कोई कनेक्शन ढूंढ लीजिए, आपका खुद का कोई कनेक्शन, चाचा, मामा, मौसी, बुआ, नाना, नानी, कोई भी वहां के शहर से कनेक्टेड हो, उनको वो कनेक्शन ढूंढ लीजिए। आप शायद वहां पे पढ़े हो या कभी गए हो, 8-10 दिन वहां पे रहे हो, ऐसा कोई भी कनेक्शन आप ढूंढ लीजिए। वहां पे जाके आप इसको यूज कीजिए। आप वहां जाके बोलिए कि मैं आपके शहर में आई हूं या आया हूं, पर ये तो मेरा नैनीहाल है, मेरे मामा का घर यहीं पे है, मैं बचपन में बहुत दिनों तक यहाँ रहती थी, जब भी छुट्टियां होती है आज भी मैं यहाँ पे आती हूँ। तो ये जो शहर है ना, ये तो मेरा खुद का मुझे लगता है, मेरी माँ ने यहीं पे जन्म लिया, यहीं पे पली बड़ी हुई। तो क्या होगा, जितने लोग ऑडियंस में है ना, उनको लगेगा ये तो हमारी ही बच्ची है या हमारा ही बच्चा है, तो कनेक्ट कर लेंगे तुरंत। ठीक है। आप नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके भाषण सुनते हैं, आप देखना वो कहीं पे भी जाए, वो भारत में कहीं पे भी जाए, सभी जगह पे अपना कनेक्शन लगा देते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, अगर वो अफगानिस्तान गए हैं, बांग्लादेश गए हैं, श्रीलंका गए हैं, वहां पे भी वो अपना कोई ना कोई कनेक्शन निकाल देंगे। तो क्या होगा, ऑडियंस को ऐसा लगेगा ये तो हमारे बीच का है, इसीलिए उनको ज्यादा प्यार मिलता है। तो हमें भी एज ए एंकर लोगों को प्यार चाहिए, तो हमें उनका और हमारा एक कनेक्शन ढूंढ लेना है। समझ में आ रही है बात? तो ये करना बहुत जरूरी है। और जाके तुरंत बोलना शुरू नहीं कर देना है, वहां पे जाओ, एटमॉस्फियर को फील करो, ऑडियंस को फील करो, एक लंबी सांस लो, पूरा कॉन्फिडेंस में आओ, सवाल जवाब करो। ठीक है। और उसके बाद बोलना शुरू करो। आप शायरी बोलोगे, सवाल जवाब करोगे, उससे क्या होगा, पहली 7 सेकंड में जो आपका एक परसेप्शन ऑडियंस के माइंड में फिट होना था वो हो जाएगा। उसके बाद आप बोलना शुरू करो, वो लोग बहुत शांति से और मजे से आपको सुनेंगे। समझ रहे हैं? चलिए। और शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जिससे किसी के मन में कोई मतभेद ना आए। शब्दों के चयन में मैंने पहले भी ईपीएस में भी आपको सिखाया था, आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूं। कभी भी कास्ट के बारे में नहीं बोलना है। कास्ट यानी नात जात, जाति, धर्म के बारे में नहीं बोलना है। दूसरा, क्रीड यानी मान्यताएं। सब लोगों की मान्यताएं अलग अलग होती है, तो कभी भी किसी मान्यता के बारे में कुछ नहीं बोलना है, ना अच्छा ना बुरा। तीसरा, किसी राजनैतिक चीज के बारे में नहीं बोलना है, किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं करना है, दुष्प्रचार नहीं करना है। हमें एज ए एंकर जिस काम के लिए बुलाया गया है वही काम करना है। हाँ, अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने आपको एज ए एंकर बुलाया है, तो उस पार्टी के बारे में कुछ भी अच्छा बोल सकते हैं। समझ रहे हैं?
पर अगर कोई जाहिर कार्यक्रम है उसमें जाके किसी भी पार्टी का अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलना है। तो सामाजिक, धार्मिक, राजकीय ऐसा कुछ हमें बोलना नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें बोलना होता है। समझ में आ गया? एजेंडा बनाना या रूपरेखा तैयार करना। सबसे पहले मेहमानों को स्टेज पर बुलाना है, प्रमुख का अभिवादन करवाना है, प्रमुख से दीप प्रज्वलन करवाना है, मेहमानों का परिचय और स्वागत करवाना है, मेहमानों का उद्बोधन करवाना है, मुख्य कार्यक्रम जो है वो करवाना है। उसके जो भी वक्ता है या जो भी एक्टर्स हैं, जो लोग अपनी कला दिखाने के लिए जो कलाकार आए हैं, उन सबको हमें ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। मेहमानों को स्मृति चिन्ह अर्पण करना है, उसके बाद आभार विधि होती है, उसके बाद सभा समाप्ति की घोषणा तब जब तक नहीं होती तब तक हमारा कार्य खत्म नहीं होता है। और ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा काम करता है एम फॉर्मूला। ठीक है, तो एम फॉर्मूला आपको सीखनी है, अपने जीवन में उतारनी है, और जहां पे भी आप जाओ वहां पे अगर वो लोग कोई गलती कर रहे हैं तो उनको सिखा भी सकते हैं एम फॉर्मूला। ठीक है, चलिए। तो आज बहुत कुछ सीखे हैं हम। जैसे ही आज का सेशन खत्म होता है, आप सबको यही हमारे ग्रुप में डालना है कि आज कौन सी 3 नई चीजें आप सीखे हैं जो आप आपके जीवन में उतारेंगे, जिससे आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपका एंकरिंग भी सुधरेगा। और आप सबको आज से जो भी नियत कार्य दिए जाए वो सारे नियत कार्य आपको करने ही करने हैं, कुछ भी हो जाए कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए। अब आज जो भी सीखे हम उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो किसी को भी तो अभी पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। कोई भी क्वेश्चन। नियत कार्य जो आप करते हैं ना वो मिनिमम 4 मिनट का होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी बना सकते हैं, 10 मिनट का भी बना सकते हैं, पर मिनिमम 4 मिनट का। अगर मैंने 4 मिनट लिख के नहीं दिया होता तो कुछ लोग 1 मिनट का बना के डाल देते, इसलिए मैंने 4 मिनट कम से कम बोला है। मैक्सिमम आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट बनाना है, एजेंडा किस तरीके से बनाना आज सिखा दिया है, तो उसी तरीके से एजेंडा पूरा बनाना है। और आपको आज से मिनिमम 4 मिनट, मैक्सिमम कितना भी बड़ा आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? सर, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं, जैसे किसी गेस्ट को बुलाना है, तो यही समझ में नहीं आता कि किन गेस्ट को इनवाइट करें, तो उसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो अनुराधा जी, हमें मैनेजमेंट से एक एजेंडा लेना है। मैनेजमेंट अपने एजेंडा में लिख के देगा हमें, ठीक है, यस सर। कि इन इन चीजों को हमें यूज करना है, इन इन लोगों को बुलाना है। अभी उसके बाद मैंने एम फॉर्मूला आपको सिखाया, ठीक है, तो नहीं, एम फॉर्मूला के जैसे मुताबिक। जैसे आपने सामूहिक विवाह के लिए टॉपिक दिया था, जैसे तो उसमें जैसे हम लोगों ने बोला, तो यहाँ के विधायक को हमने इनवाइट कर लिया, इसके बाद हमारे जो अध्यक्ष थे उनको इनवाइट कर लिया, अब इसके बाद फिर और किसी इनवाइट करना चाहिए, ये हम फिर समझ में नहीं आया। उसमें क्या होता है कि वो सारा मैनेजमेंट के ऊपर होता है, उन लोगों ने किस किस को बुलाया है। तो जैसे आपने जैसे हमें टॉपिक दिया, तो वो तो हमें ही चयन करना पड़ेगा कि हमें किसको हाँ, इनवाइट करना, तो तो अभी वही उस हमें वक्त, समझ। हाँ उस वक्त आप ही मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको हाँ। ही तय करना है कि आप किसको बुलाना चाहते हैं। आप कलेक्टर को बुलाइए, आप डीवाईएसपी को बुलाइए, आप पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाइए, आप एमएलए को बुलाइए, धारासभ्य को बुलाइए, किसी को भी बुला सकते हैं ना। तो अगर आप सचमुच में गए हैं ऐसी जगह पे एंकरिंग करने के लिए, तो वहां का जो मैनेजमेंट है उन्होंने जिन लोगों को बुलाया होगा उनका पूरा लिस्ट आपको दे दिया गया होगा, उसी मुताबिक आपको बुलाना है। और अगर उन लोगों ने कोई गलती की है, सबसे बड़े होद्दे वाले को बीच में कहीं पे रखा है और सबसे कम होद्दे वाले को आखिर में रखा है, तो आप एम फॉर्मूला के मुताबिक उनको सिखा भी सकते हैं कि सर जी, जब स्टेज पे बुलाना होता है तो सबसे छोटे होद्दे वाला जो है उनको सबसे पहले बुलाइए, सबसे बड़े होद्दे वाला जो भी है उनको सबसे लास्ट में बुलाएंगे अपने। समझ रहे हैं? वेरी गुड। यस।
चलिए, और कोई? और किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। बाकी वीडियो आपका बहुत बेहतरीन आते हैं और आने ही रहने चाहिए। जो लोग ने नहीं बनाया है वो सारे लोग आज से बनाएंगे, सबने मुझे वादा किया है, कोई वादा नहीं तोड़ेगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए 4 मिनट का वीडियो आसानी से हम बना सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। सर थोड़ा अलग है, अ, मतलब इसको लेकर नहीं है। जैसे हम लोग यदि तो बाकी जेस्टर पोस्टर तो ठीक है, हम समझते हैं कि कैसे खड़े होना, कैसे कहाँ इशारा करना, लेकिन हैंड मूवमेंट कैसे करें? हैंड मूवमेंट का समझ में नहीं आता कि कब हमारे हाथ चलेंगे, कब उसको कहाँ ले जाना, ये कब मतलब कैसे इसको करना पड़ता है? हैंड मूवमेंट में क्या होता है कि जो आप बोलते हैं ना उसी तरीके से आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए। यानी कि आप अगर सामने वाले को, यानी जो देखा आपने सामने वाले को, तो मेरा हाथ कैसे गया? सामने गया। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हैं कि जमीन, तो आपका हाथ नीचे जाना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं आसमान, तो आपका हाथ ऊपर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि दिन में एक बार हमें प्राणायाम करना जरूरी है, तो हमारे हैंड मूवमेंट किस तरीके से काम करेंगे कि दिन में एक बार हमें प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं, अगर हम बोलते नहीं हैं फिर भी हमारे हैंड मूवमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे सामने वाला समझ जाए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। इसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। अगर आप कुछ भी बोलते समय अपनी हथेलियां ऐसे खुली रखेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, तो लोग आप में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जब कोई आदमी अंदर से बाहर की ओर ये हैंड मूवमेंट होता है ना, तब आपको ज्यादा विश्वास आता है। जब कोई आदमी बाहर से अंदर की तरफ ये हैंड मूवमेंट इस्तेमाल करता है ना, तो आपको विश्वास कम होता है। ये बॉडी लैंग्वेज का पूरा अलग सेशन है। पर नॉर्मली आपको इंटेंशनली हाथ को यूज नहीं करना है। आप जो शब्द बोलते हैं ना, उस शब्द के मुताबिक आपके हाथ अपने आप कार्य करेंगे, उसे बोलते हैं हैंड मूवमेंट। ठीक है, अगर ऑडियंस मान लो 500 से ज्यादा है, तो आपके हाथ पूरे खुलने चाहिए यहां से, इस तरीके से। इस तरीके से आपको बात करनी है। अगर ऑडियंस 50, 70, 100 है, तो आपको इतना ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं है। आप उसको कम खोल सकते हैं हाथ। जितनी ऑडियंस ज्यादा उतना हैंड मूवमेंट ज्यादा, जितनी ऑडियंस कम उतना हैंड मूवमेंट्स कम। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उससे बाहर आपका हाथ न चले जाए, वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मतलब हम लोग कितनी दूर तक खड़े हो सकते हैं मोबाइल से कि जिससे हमारा मतलब पूरा पोस्टर दिखना चाहिए? आप पूरे हेड टू टो, यानी कि आपके पैर की उंगली से लेके आपके सर तक पूरे आप दिखाई दे, उस तरीके से अगर आप वीडियो बनाएंगे तो वो सबसे बेस्ट वीडियो उसे कहा जाता है। क्योंकि उसमें आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा, किस तरीके से आप खड़े रहते हैं, आप हिलते तो है या नहीं हिलते, आपके हैंड मूवमेंट्स तभी अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इतने नजदीक रख देते हैं कि उनका सिर्फ फेस और कंधे दिखते हैं, फिर उनके हैंड मूवमेंट्स दिखेंगे ही नहीं। तो अगर हैंड मूवमेंट्स दिखते नहीं है तो वो करेंगे भी नहीं फिर। तो अगर आप प्रैक्टिस में ही हैंड मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो जब ऑलरेडी आप स्टेज पे होंगे, जब आपके एक हाथ में माइक होगा, एक ही हाथ से हैंड मूवमेंट्स करने हैं, तब नहीं कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो। अगर प्रैक्टिस हुआ होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और है। यस यस, पूछिए। जैसे कि जो एंकर होता है वो तो देख के भी बोलते हैं, है ना? सही है। तो हम लोग देखकर बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, डेफिनेटली, मैंने पहले ही बोला। एंकर में एक सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि हमें देख के बोलने की छूट होती है। एक एंकर तो जो टेबल कुर्सी लेके बैठा है उसको तो पूरा दे ही दिया गया है, उसको तो पढ़ के ही बोलना है। दूसरा एंकर जो है उसको पोडियम पे खड़े होके बोलना है, तो पोडियम पे भी जगह होती है, वहां पे भी आप पढ़ के बोल सकते हैं। फिर वो शायरी हो, एग्जाम्पल हो, कहानी हो, सब कुछ बोल सकते हैं पढ़ के। फिर तीसरा एंकर जो होता है जिसको माइक से बोलना होता है, तो वो भी हाथ में चीट रख सकता है,
उसमें मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो लिख के रखे। जैसे ही आप मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं आपको उसके बाद क्या बोलना है वो मुंह ज़बानी याद होगा। यानी एंकर का सबसे पॉजिटिव चीज यही है कि वो पढ़ के बोल सकते हैं। सिर्फ ओके इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए जब एज अ स्पीकर आप जाते हैं तब आपको पढ़ के नहीं बोलना है, तब आपको ऑडियंस के बात करनी है, मुंह ज़बानी बोलना है। समझ गए? ओके सर। वेरी गुड। थैंक चलिए, यू और सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछे जिससे और लोगों को भी जवाब मिले। सर चलिए, और कोई अगर सवाल नहीं है तो नीरज जी सादर आमंत्रित करता हूँ आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। सर जब हम लोग मेहमानों को बुलाते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि पहले मेहमानों का स्वागत करें कि दीप प्रज्वलन करें। नहीं, स्वागत नहीं करना है। देखिए, आपने आज शायद लिखा नहीं लिखा आपने पता नहीं मुझे, एजेंडा में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मेहमानों को स्टेज पे बुलाया, उसके बाद क्या है एजेंडा में, नीरज जी वापस कीजिए उसको प्लीज। जी, और किसी शिक्षक की यदि कोई क्वारी उसमें हो। जो प्रमुख लोग हैं उनका अभिवादन करना है स्टेज पे बुलाने के बाद। अभिवादन करना है ना, हाँ उसके बाद दीप प्रज्वलन है, उसके बाद उनका स्वागत है ना। हाँ हाँ, तो उसके बाद पहले फिर मेहमानों का परिचय और स्वागत। पहले दीप प्रज्वलन करवाना है, उसके बाद उनका परिचय और स्वागत करवाना है। क्योंकि हाँ परिचय और स्वागत पहले करवा दिया तो फिर दीप प्रज्वलन का कोई मतलब नहीं रहता है। सबसे पहले दीप प्रज्वलन होता है, ठीक है। थैंक यू सर। वो एजेंडा में मैंने दिया ही हुआ है, आप देख लेना एक बार फिर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी द्वारा स्कूल के शिक्षणार्थियों का कि बहुत ही उत्साह के साथ आप सभी सत्र को ज्वाइन कर रहे हैं एवं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज्वाइन करना और पार्टिसिपेट करना वो दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप एक श्रोता ना हो के आप एक शिक्षक के तौर पे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। क्योंकि शिक्षक जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं खोजेगा, तब तक वो डिलीवर कैसे करेगा। तो ये चीज होनी चाहिए। अगर कोई संशय है तो उसे पूछना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि समय हो चला है और आज का सत्र काफी प्रभावकारी रहा है। एक एंकर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है प्रारंभिक भूमिका बनाने में, तो उन सब चीजों को आज आपने सुना एवं समझा। और जो चीज समझ में नहीं आई आपने पूछा भी। तो कोशिश आप ये करें कि जब भी आपके लिए कोई मंच मिले, या अपने विद्यालय का हो, अपने फैमिली फंक्शन का हो, या कोई और हो, तो उसमें अपनी भागीदारी जरूर रखें। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को प्रैक्टिकल वे में लाएंगे, उतने ज़्यादा ही हम में निखार आएगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी जो क्षमता है, हमारी जो पावर है, वो सामने आएगी। कि समय हो चला है और हम पुनः अपनी परंपरा को कायम रखते हुए एक मंगल भावना के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। बोलिए महावीर भगवान की जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे।
एक बार पुनः इसी भावना के साथ आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देंगे। आपका दिन शुभ हो। पुनः अगले सप्ताह एक नई तैयारी के साथ हम और आप रूबरू होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र, नमस्कार।